Hello, my name is Lalit and I welcome you all on World Student Scope, our channel. Today we will start physics classes and we will start with class 12th chapter, okay? Chapter 1, that is electrostatics, okay? I've done masters in physics and electronics, so you will be covering with physics part mainly with me. And we'll start with our first chapter, that is electrostatics. So as the name suggests, chapter का नाम है electrostatics. So it is made of two words, electro and statics. जो static word है, static का meaning होता है anything that does not move or change with time. जो time के साथ में change ना हो या फिर move ना करे, that means same रहे, ठीक है. और electro जो word है, that is related with charge. That means electron, basically we know कि electron charged particle होता है. So charged particles के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे और यहाँ charged particles रेस्ट में होंगे. That means they will not move, okay? और या फिर उनकी पोजीशन जो है चेंज नहीं होगी विद टाइम, ठीक है. मेनली हम करंट के बारे में इस चैप्टर में बात नहीं करेंगे. हम करंट की यहाँ बात नहीं करेंगे. करंट हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर 3 से. फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही हैं, ओके, जहाँ पर चार्जेस सिर्फ रेस्ट में होंगे. सो हाउ कैन वी डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस. यहाँ पर हम फोर्स पढ़ते हैं, फील्ड एंड पोटेंशियल. फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम पढ़ेंगे. अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस, दैट मीन्स चार्जेस विच आर एट रेस्ट. चार्जेस का यहाँ पर मोशन नहीं होगा. मीन्स मोशन हो भी सकता है बट दैट मोशन विल नॉट कॉज करंट. हम यहाँ पर करंट के बारे में स्टडी नहीं करेंगे. थोड़ा बहुत मोशन जैसे हम ग्राउंडिंग के बारे में पढ़ेंगे तो चार्ज एक बॉडी से ग्राउंड तक फ्लो करेगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है. बट मेनली चार्जेस विल बी एट रेस्ट. This is important, electrostatics. So let's start. We know static electricity. Static electricity is something, here we study about electricity, and static again means electricity which arises from charges which are at rest. अब इसके बहुत सारे examples हैं जो हम अपनी daily life में देखते हैं. जैसे हम विंटर्स के टाइम पर अगर अपने क्लॉथ्स चेंज करते हैं, कपड़े बदलते हैं, तो उस टाइम पर बहुत हमें स्पार्क देखने को मिलता है. सो दैट इलेक्ट्रिसिटी इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ओके. अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मौसम खराब है, तो हम लाइटनिंग या फिर थंडरस्टॉर्म देखते हैं लाइक दिस, और वो भी एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है. और ये हम सब ने किया होगा कि अगर हम कॉम्ब को ड्राई हेयर्स के अंदर रब करते हैं, रब मीन्स फ्रिक्शन की वजह से, अगर हम इस कॉम्ब को हमारे ड्राई हेयर्स में रब करते हैं, ठीक है, तो ये जो कॉम्ब है ये चार्ज हो जाती है. एज यू कैन सी ये कॉम्ब जो है नेगेटिवली चार्ज हो गई है. इस कॉम्ब पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है, ठीक है. चार्जेस के बारे में अभी हम बात करेंगे बट एज फॉर नाउ आप ये मान लीजिए कि इस कॉम्ब पर नेगेटिव चार्ज है, ओके. सो दिस कॉम्ब इज नाउ चार्ज्ड ड्यू टू फ्रिक्शन. हमने इस कॉम्ब को रब किया अपने ड्राई हेयर्स पे, तो अब ये जो चार्ज्ड कॉम्ब है इसके पास ये प्रॉपर्टी या फिर हम कह सकते हैं पावर आ गई है कि ये छोटे छोटे पीसेस को, फॉर एग्जांपल पेपर के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं उन्हें अट्रैक्ट कर सकती है. दीज पीसेस ऑफ पेपर आर न्यूट्रल. ये खुद चार्ज नहीं है, ठीक है, बट इस कॉम्ब के पास चार्ज था. कैसा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज. तो इस चार्ज ने इन पीसेस ऑफ पेपर को क्या किया, यहाँ पर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है. एज वी नो कि अनलाइक चार्ज जो होता है अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, राइट. सो दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड इट विल अट्रैक्ट पॉजिटिव पार्ट. तो जो पीसेस ऑफ पेपर हैं उनमें चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया. पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया और नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ रह गया, और इस कॉम्ब ने इन पेपर को, इस स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हम जो चैप्टर नंबर 3 से पढ़ेंगे दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर चार्ज फ्लो करेंगे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे. उनका एक प्रॉपर मोशन होगा एक ऑर्डर्ड वे में, लेकिन यहाँ पर चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है. बस ये जो कॉम्ब है चार्ज हो गई ड्यू टू फ्रिक्शन, और अब ये दूसरे पीसेस को, स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट कर सकती है. ऑल राइट. सो एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स गिवन है
जहाँ पर हमें ग्लास रोड को रब करना है, ठीक है, सिल्क या फिर वूल के क्लॉथ के साथ में, सिल्क और वूल के साथ में हम ग्लास रोड को रब करते हैं, ठीक है। तो ग्लास रोड के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स से कि हमने दो ग्लास रोड एक साथ यूज कर रहे हैं, ओके, दोनों ग्लास रोड को हमने रब किया सिल्क और वूल के साथ में, ऑलराइट, तो दोनों ही ग्लास रोड पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये किया जा रहा था जिस टाइम पर, यानी कि बहुत साल पहले जब ये डिस्कवर किया गया था, तो उस टाइम पर तो नहीं पता था कि दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। बस हमें ये पता था कि रब करने की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है कि उसके पास ये पावर आ रही है कि वो कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पा रहा है या फिर रिपेल कर पा रहा है, राइट। तो उस प्रॉपर्टी को हमने नाम दे दिया चार्ज। सो दैट इज चार्ज। बट चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ये सब हमें नहीं पता था। सो ग्लास रोड हमने ये माना कि रब करने की वजह से ग्लास रोड पर कुछ चार्ज आ गया, ठीक है, और दूसरी ग्लास रोड को भी हमने सिल्क के कपड़े के साथ में रब किया तो उस पर भी चार्ज आ गया, और जब दोनों ही ग्लास रोड है तो दोनों पर एक ही जैसा चार्ज आया होगा, ऑलराइट। तो अब ये ऑब्जर्व किया गया कि दोनों पर जब एक जैसा चार्ज है, मैं कह सकता हूं कि जो चार्ज है वो कैसा है, लाइक चार्ज, ओके। और जब हमने दोनों ग्लास रोड को पास लेकर आए तो हमने देखा कि वो एक दूसरे को रिपेल कर रही थी, दे वर रिपेलिंग ईच अदर। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। हमें नहीं पता कि चार्ज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, बट ग्लास रोड के ऊपर कुछ चार्ज आया और वो ऑब्वियसली एक जैसा चार्ज होगा दोनों ग्लास रोड पर, और वो एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। दिस वाज एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम प्लास्टिक रोड को रब करते हैं सिल्क या फिर वूल क्लॉथ के साथ में, तो प्लास्टिक रोड पर अब हमें पता है कि वो चार्ज आ जाता है और वो चार्ज नेगेटिव है, बट अगेन उस टाइम पर नहीं पता था। तो प्लास्टिक रोड पर एक चार्ज आया, दूसरी प्लास्टिक रोड ली, उस पर भी कुछ चार्ज आया और वो चार्ज एक ही जैसा होगा, राइट, दोनों पर नेगेटिव चार्ज है। तो अगेन दोनों ही रोड पर कैसा चार्ज होगा, लाइक चार्ज होगा, राइट, एंड अगेन दे वर रिपेलिंग ईच अदर। ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटली कि ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रही थी। सो अगेन सेम ऑब्जर्वेशन कि लाइक चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, ऑलराइट। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, एक रोड जो है वो दैट इज ग्लास रोड, ऑलराइट, और जो दूसरी रोड है वो प्लास्टिक रोड है। तो दोनों के ऊपर अलग अलग चार्ज हो सकता है बिकॉज मटेरियल अब अलग है, एक ग्लास रोड है और दूसरी प्लास्टिक रोड है, ठीक है। हमें नहीं पता किस पर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। नाउ चार्जेस आर अनलाइक बिकॉज मटेरियल अलग है, तो दोनों पर डिफरेंट चार्ज हो सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि दोनों पर एक ही जैसा चार्ज होगा। चार्जेस कैन बी अनलाइक, तो हम कह सकते हैं अब अनलाइक चार्जेस हैं। और हमने देखा कि बिहेवियर अब इनका बदल गया। ग्लास रोड को रिपेल कर रही थी, ओके, और एक प्लास्टिक रोड दूसरी प्लास्टिक रोड को भी रिपेल कर रही थी, बट नाउ दिस वन ग्लास रोड इज अट्रैक्टिंग दिस प्लास्टिक रोड। अब यहां पर हमने ऑब्जर्व किया कि रिपल्शन नहीं हो रही है, क्या हो रही थी, अट्रैक्शन, okay. So these two rods, one is of glass and other one is of plastic, they both were attracting each other, okay. So यहाँ से हम कह सकते हैं कि unlike charges जो है वो एक दूसरे को attract करते हैं, which is also property of charges। हम इसे property of charges में भी cover करेंगे कि like charges repel each other, unlike charges attract each other, all right, okay. So यहाँ हम ये conclude कर सकते हैं, as you can see these two are negative charges, so दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। these two are positive charges, ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बट here negative and positive charge यानी कि unlike charge जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। these charges are unlike and these charges are like, यानी कि एक जैसे चार्ज हैं और ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो like charges repel each other, unlike charges attract each other. So now we are in a position to define what is electric charge। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन नहीं किया था, बट अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं, ओके। इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑलराइट। सो इलेक्ट्रिक चार्ज एक प्रॉपर्टी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे बोल देते हैं कि चार्ज एक पार्टिकल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। नो, इलेक्ट्रॉन इज जस्ट अ पार्टिकल, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो उसकी एक प्रॉपर्टी है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसका कुछ मास भी होगा, उसकी कुछ रेडियस भी होगी,
राइट, उसकी कुछ शेप होगी, साइज होगा, वैसे ही उसकी एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज, कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और वो चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। वी नो दैट, अब हमें पता है कि वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है। ऑलराइट, सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज जस्ट अ प्रॉपर्टी, ओके, ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज होते हैं, राइट। तो प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स, जिसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये चार्ज जो है, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई पार्टिकल चार्ज है या फिर कोई पार्टिकल न्यूट्रल है, ठीक है। अगर मेरे पास एक पार्टिकल है, दिस इज इलेक्ट्रॉन, एंड अनदर पार्टिकल दिस इज न्यूट्रॉन, सो हाउ विल आई नो कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन चार्ज है। तो मुझे क्या करना होगा, दोनों ही पार्टिकल्स को एक रीजन में, ऐसे रीजन में रखना होगा जहां या तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो चार्ज पार्टिकल होगा, ऑलराइट, वो डिफरेंटली बिहेव करेगा, उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। फोर्स एक्ट करेगा तो वो मूव करेगा ऑब्वियसली, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, बिकॉज न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, ठीक है। तो यहां से हमें डिफरेंशिएट हो जाएगा कि विच वन इज चार्ज एंड विच पार्टिकल इज न्यूट्रल, किस पार्टिकल के पास चार्ज है और किस पार्टिकल के पास चार्ज नहीं है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ही बता सकते हैं कि चार्ज है या फिर नहीं है। और चार्ज क्या है, जस्ट एक प्रॉपर्टी है, जैसे कि मास इज ऑल्सो प्रॉपर्टी। अब हम अर्थ के ऊपर होते हैं तो हमें पता लगता है 100 kg का अगर हमें ऑब्जेक्ट उठाना पड़े तो हमें वो फील होगा, बिकॉज हम अर्थ पर हैं, और अर्थ पर क्या है, अर्थ का इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड है, बिकॉज मास कहां पर फील होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड में, ठीक है। तो जब तक हम ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं तब तक हमें मास फील होगा, ओके, हमें पता लगेगा कि इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास है। बट आप इमेजिन कीजिए कि हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बहुत दूर चले गए हैं, कहीं स्पेस में चले गए, ऑलराइट, जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड हमें फील नहीं हो रहा है, ओके। सो वहां हमें वो 100 kg फील नहीं होगा, फिर चाहे 1000 kg भी हो तब भी हमें फील नहीं होगा। सो जब तक हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं, तब तक हमें मास पता लगता है कि किसी ऑब्जेक्ट का मास 100 kg है, विच ऑब्जेक्ट इज हैवियर और विच ऑब्जेक्ट इज लाइट। बट जैसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाएंगे, सो हमारे लिए सभी मासेस, कितना भी हैवी हो या फिर कितना भी लाइट हो, सभी एक जैसे हैं। सो सेम गोज विद चार्ज। चार्ज हमें तब तक नहीं पता जब तक हम उसे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखेंगे, तब तक उसका कोई काम नहीं है, ओके। सो चार्ज अब प्रॉपर्टी है, इसे हम मेजर भी करते हैं ऑब्वियसली, ऑलराइट। सो इसके कुछ ना कुछ यूनिट भी होगी, और जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो ऑब्वियसली इट हैज सम यूनिट। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? यूनिट्स तो बहुत सारे होंगे, बट वी विल टॉक अबाउट SI यूनिट। SI यूनिट क्या होगी चार्ज की, ओके। सो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ऑलराइट। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C के साथ में। अब किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर चार्ज है, किसी भी पार्टिकल पर अगर कुछ चार्ज है, तो उसे हम कूलम में मेजर करेंगे, उसकी SI यूनिट कूलम है। अदरवाइज हम और यूनिट्स भी यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रो कूलम हम यूज कर सकते हैं, मिली कूलम, ठीक है। दीज आर स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज। माइक्रो लग गया यानी कि 10⁻⁻⁶, ओके। 1 कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ माइक्रो कूलम, ऑलराइट। एंड सिमिलरली 1 कूलम is equal to wait, this I made a mistake here, because 1 कूलम obviously बड़ा चार्ज है और माइक्रो कूलम और मिली कूलम आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ चार्ज। तो हम क्या कह सकते हैं कि 10⁻, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम 1 मीटर में कहते हैं कि दीज आर 100 सेंटीमीटर, राइट। सेंटीमीटर इज अ स्मॉलर यूनिट। तो सेम वे में अगर हम बात कर रहे हैं 1 कूलम की, ऑलराइट, सो 1 कूलम विल हैव 10⁻⁶ माइक्रो कूलम्स, ओके।
और हम अगर रिवर्स लिखना चाहते हैं, दिस इज नॉट, अगर हम ऐसा लिख रहे हैं 1 माइक्रो कूलम को हम कूलम में एक्सप्रेस करते हैं, तो जब ये 10 टू द पावर 6 दूसरी साइड जाएगा, राइट लेफ्ट साइड में, सो इट विल बिकम 10 टू द पावर -6 कूलम। यस, सो इस तरह से हम लिखेंगे 1 कूलम में 10 टू द पावर 6 माइक्रो कूलम होंगे, बिकॉज दिस इज स्मॉलर यूनिट्स। तो ये जब हम ज्यादा लेंगे तब हमारी बड़ी यूनिट बनेगी 1 कूलम, ऑलराइट। और जब हम स्मॉलर यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तब 10 टू द पावर 6 हम उधर भेज देंगे, 10 टू द पावर -6 वो बन जाएगा, ठीक है। सेम गोज विद मिली कूलम। सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है हमने डिफाइन किया, और उसकी यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट हमने कवर की। ओके, सो नाउ वी विल कवर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। जैसे मास एक प्रॉपर्टी है, तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज इट सेल्फ इज अ प्रॉपर्टी, बट वो खुद कैसा बिहेवियर शो करता है वो हमें अभी देखना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की, इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। उसे हम कैसे ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सब हमें देखना है। सो चार्ज फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऑलराइट, एंड इट इज एडिटिव, इसे हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसके साथ में कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर हमने बोला 1 कूलम चार्ज है, सो बस वो 1 कूलम ही काफी है, डायरेक्शन की जरूरत हमें नहीं है। ओके, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। एंड अनदर थिंग इज इट इज एडिटिव। अगर एक पार्टिकल पर है चार्ज लेट्स से +5 कूलम, और दूसरे पार्टिकल पर है चार्ज लेट्स से -9 कूलम लेट्स से, ठीक है, तो आप दोनों को कंबाइन लिख सकते हो, दोनों को ऐड कर सकते हो। +5 एंड -9 विल गिव यू -4 कूलम, तो आप बस डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ओके, +5 -9 कूलम एंड it will give you -4 कूलम। सो चार्ज इज स्केलर, ठीक है, एंड चार्ज इज एडिटिव, आप उसे ऐड कर सकते हैं। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी इज पोलैरिटी ऑफ चार्ज। पोलैरिटी क्या है चार्ज की, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलैरिटी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पोलैरिटी का मीनिंग क्या है, ठीक है। पोलैरिटी का मीनिंग कुछ अलग नहीं है, ठीक है। देयर वाज साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट थे ये। तो इन्होंने ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया, क्योंकि उससे पहले हमें क्या पता था कि बस चार्ज नाम की कोई चीज़ है, बट पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ये हमें पता चला बेंजामिन फ्रैंकलिन की हेल्प से, ठीक है, इन्होंने बताया, ठीक है। जैसे अभी हमने एक्सपेरिमेंट की बात की कि अगर हम एक लेते हैं सिल्क क्लॉथ, ठीक है, ये सिल्क क्लॉथ है एंड दिस इज अ ग्लास रोड, ठीक है, और हम दोनों को रब करते हैं, तो हमें पता है कि ग्लास रोड पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, ऑलराइट, एंड सिल्क क्लॉथ पर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज सिल्क एंड दिस इज ग्लास रोड। ओके, सिल्क एंड दिस इज ग्लास रोड, तो दोनों को हमने रब किया। ग्लास रोड के ऊपर चार्ज जो आया दैट इज पॉजिटिव, सिल्क पर जो चार्ज आया दैट इज नेगेटिव, वो चार्ज हो गए। और अगर जब तक हम उन्हें दूर रखेंगे दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज अनलाइक चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बट एज सुन एज अगर हम उनको एक बार दोबारा से टच कर देते हैं, सो वो जो टोटल चार्ज है वो दोबारा से 0 हो जाएगा। हमने देखा कि टच करने के बाद में अगर हम दोबारा से ऑब्जर्व करते हैं, सो दे आर नो मोर अट्रैक्टिंग ईच अदर, अब वो अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। सो दैट मीन्स जो चार्ज हमने क्रिएट किया था ड्यू टू फ्रिक्शन वो गायब हो गया, ठीक है। तो ऐसा कब हो सकता है, जब हम एक पॉजिटिव नंबर हो और एक नेगेटिव नंबर हो, तो जब दोनों को ऐड करते हैं, सो देन द रिजल्ट इज 0। तो सेम यहां पर भी यही हुआ है, इस फ्रिक्शन की वजह से इसके ऊपर कुछ चार्ज आया, ग्लास रोड पर भी कुछ चार्ज आया, ठीक है, वो हमने चार्ज क्रिएट कर दिया। बट जैसे हमने टच किया, सो दैट मीन्स वी आर अगेन एडिंग, ठीक है, अब हम सिर्फ टच कर रहे हैं एंड द कंप्लीट चार्ज इज लॉस्ट, अब दोबारा से चार्ज 0 हो गया, दे आर नो मोर अट्रैक्टिंग ईच अदर। ओके, सो यहां से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कंक्लूड किया कि जो चार्ज होगा एक पॉजिटिव होगा, एक बॉडी पर पॉजिटिव, तो दूसरी बॉडी पर चार्ज नेगेटिव आएगा। ऑलराइट, सो यही जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट्स द टू काइंड ऑफ चार्जेस, क्योंकि उससे पहले हमें सिर्फ ये पता था कि 2 तरह के चार्ज होते हैं, तो जो प्रॉपर्टी डिफरेंशिएट करती है बिटवीन 2 काइंड ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्ज। ओके, सो वो होती है पोलैरिटी ऑफ चार्ज। तो पोलैरिटी क्या होगी, अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमें पता है एक चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन की पोलैरिटी कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन की पोलैरिटी होगी नेगेटिव, ठीक है। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की पोलैरिटी होगी पॉजिटिव। सो दिस
थिंग, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दिस इज द पोलैरिटी ऑफ चार्जेस, और यही डिफरेंशिएट करती है बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस। ऑलराइट, सो ये हम कवर कर ही चुके हैं कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करेंगे, और जो ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऑलराइट, सो चार्जेस के अंदर ये रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी इज चार्ज इज कंजर्व्ड। अभी हमने देखा कि अगर हम किसी भी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं, दिस इज सिल्क क्लॉथ एंड दिस इज ग्लास रोड, ठीक है, तो हमने दोनों को रब किया, दोनों के ऊपर चार्ज आ गया, सिल्क के ऊपर आया चार्ज नेगेटिव और ग्लास रोड पर जो चार्ज आया दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। सो बिफोर रबिंग, बिफोर फ्रिक्शन, दोनों टोटल चार्ज क्या था, 0। ग्लास रोड वॉज न्यूट्रल, ग्लास रोड पर कोई चार्ज नहीं था, सिल्क पर भी कोई चार्ज नहीं था, राइट। बट जैसे ही हमने दोनों को रब किया तो एक पर चार्ज आया पॉजिटिव, दूसरे पर चार्ज आया नेगेटिव। व्हाट इज टोटल चार्ज? टोटल चार्ज तो अभी भी क्या है, 0 ही है, टोटल चार्ज इज अगेन 0। सो चार्ज इज कंजर्व्ड। हम चार्ज को क्रिएट भी नहीं कर सकते, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड, जो बड़ी फेमस डेफिनेशन है, एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं वहां भी हम यही कहते हैं कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो सेम गोज विद चार्ज। ओके, चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, तो अब इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, ठीक है। व्हाई दिस सिल्क क्लॉथ इज नेगेटिव इन चार्ज एंड व्हाई दिस ग्लास रोड इज पॉजिटिव इन चार्ज? तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि कभी भी पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है, प्रोटॉन पर होता है, राइट। बट प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, एटम के न्यूक्लियस में अंदर बैठा हुआ है, बट इलेक्ट्रॉन इज इन आउटर शेल्स। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता है। ऑलराइट, सो हुआ क्या कि ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव इन चार्ज, तो ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पर चले गए, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, सो ओवरऑल सिल्क क्लॉथ पहले क्या था, न्यूट्रल था, ठीक है, बट उसके पास अब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, दैट मीन्स उसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। सो सिल्क क्लॉथ के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर हम ग्लास रोड की बात करें तो ग्लास रोड पहले क्या थी, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं था, बट इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रोड से चले गए अब, राइट, सिल्क क्लॉथ पर। तो नेगेटिव चार्ज जब चला गया तो ग्लास रोड के पास क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। ग्लास रोड पर जो ओवरऑल अगर हम कंपेयर करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, डोमिनेट करेगा। ऑलराइट, तो ग्लास रोड विल बिकम पॉजिटिव इन चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ इज नेगेटिव इन चार्ज। तो हमने चार्ज को क्रिएट भी नहीं किया और हमने डिस्ट्रॉय भी नहीं किया, सिर्फ चार्ज ट्रांसफर हुआ है। ऑलराइट, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर चार्ज सिर्फ ट्रांसफर हुआ है, दैट्स व्हाई चार्ज इज कंजर्व्ड। सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, फर्स्ट वन हमने देखा, सबसे पहली प्रॉपर्टी दैट चार्ज इज स्केलर एंड एडिटिव, सेकंड चार्ज की पोलैरिटी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, एंड थर्ड इज चार्ज इज कंजर्व्ड। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी चार्ज इज क्वांटाइज्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। So charge is quantized. What is the meaning of this word? Quantized. Okay. तो charge on any body will be integral multiple of charge of electron. Okay. अभी हम इस चीज को समझते हैं, पहले हम इसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। क्वांटाइजेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है इन जनरल, ठीक है। इफ वी आर इन अ क्लास, अगर हमें क्लास में है जहां पर लेट्स से 30 और 40 स्टूडेंट्स हैं और सभी के पास कुछ ना कुछ कैश होगा, राइट, हमारे पास होता है कैश। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिजिटल मनी, हमारे कैश की ही हम बात करें, ठीक है। तो अब कैश में पता है कि स्मॉलेस्ट अगर आप रुपीज आप देख सकते हैं तो जो हमारी पॉकेट में होगा तो वो होगा ₹1, उससे कम तो नहीं हो सकता, दैट मीन्स 1 रुपीज से कम तो नहीं होगा, ठीक है। तो किसी के भी पास अगर हम रैंडमली चेक करते हैं कि कितना कैश होगा, सो हो सकता है 50 रुपीज, अगर मैं कहता हूँ 50 रुपीज हो सकते हैं क्या, सो यस 50 रुपीज हो सकते हैं, ठीक है। 100 रुपीज, हाँ 100 रुपीज भी हो सकते हैं, बिकॉज 100 इज अ मल्टीपल ऑफ 1, ठीक है। 1 से छोटा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, 1 रुपीज से कम भी किसी के पास पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज स्मॉलेस्ट, ये क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो 50 रुपीज हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, बट इफ वी से लेट्स से 49.9, ठीक है, तो क्या ये इतने रुपए किसी के पास हो सकते हैं, नहीं हो सकते, बिकॉज दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 1, ठीक है। 1 से
अगर स्मॉलर रुपीज़ हमारे पास होते तब ये पॉसिबल था, राइट? बट अगर हम कैश की टर्म्स में बात करें तो 49.9 इज़ नॉट पॉसिबल कि किसी की पॉकेट में इतने रुपीज़ हों, या 50 पॉसिबल है, 100, 1000, कोई भी हम नंबर बोलते हैं जो होल नंबर होना चाहिए, राइट? तो वो पॉसिबल है, बट कोई भी फ्रैक्शनल नंबर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो सेम गोज, तो ये होता है क्वांटाइजेशन की, जो ये मनी है, जो पैसा है हमारे पास, वो क्वांटाइज्ड है, वो 1 के ही स्टेप में होगा। 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10, 11, 12 सब हो सकते हैं, यानी कि 1 के स्टेप पर ही हम जा सकते हैं। तो सेम वे में जो चार्ज है, अब हम बात करेंगे चार्ज के बारे में। सो चार्ज ऑन एनी बॉडी, अगर हम रैंडमली किसी भी बॉडी पर चार्ज चेक करते हैं, ऑलराइट, ओके, लेट्स से दिस इज एनी ऑब्जेक्ट और इसके ऊपर कुछ भी चार्ज है, ठीक है? तो अब इन्होंने कहा कि चार्ज ऑन एनी बॉडी विल बी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग चार्ज है, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉलेस्ट एंड इंडिपेंडेंट चार्ज? क्या इलेक्ट्रॉन से छोटा भी कोई चार्ज पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉन से स्मॉलर भी चार्ज होते हैं। अगर हम हायर स्टडीज में जाते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फर्दर मतलब क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, ठीक है? और हो सकता है आपको पता भी हो, तो क्वार्क्स पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन से भी कम होता है, एक इलेक्ट्रॉन से भी कम चार्ज होता है। बट वो जो क्वार्क्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। हमें एक जगह पर इलेक्ट्रॉन अकेला मिल सकता है, बट क्वार्क कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज जो एग्जिस्ट करता है, ऑलराइट। तो किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होगा। हो सकता है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 हो, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है? या फिर 1/4 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर इस बॉडी के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास कितना चार्ज हो गया? नेगेटिव ऑब्वियसली, एंड -3e, ठीक है? 3 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जितना भी चार्ज है उसका 3 टाइम्स, ठीक है, इस बॉडी पर होगा। अगर ये बॉडी 3 इलेक्ट्रॉन्स दे देती है, ठीक है, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा उस टाइम पर, प्लस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ई, ठीक है? सो दैट्स व्हाई ये लिखा हुआ है कि चार्ज ऑन एनी बॉडी विल बी इंटेग्रल मल्टीपल, ठीक है? ये इंटीजर ही होगा, ठीक है? मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बिकॉज स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज दैट एग्जिस्ट इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है? स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज जो एग्जिस्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन ही है। क्वार्क अगर आप सोच रहे हैं तो क्वार्क इज नॉट इंडिपेंडेंट, क्वार्क इंडिपेंडेंट होते ही नहीं है, ऑलराइट? सो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, सो वी कैन से चार्ज इज क्वांटाइज्ड, कि चार्ज भी क्वांटाइज्ड होता है। नाउ अब इसको हम न्यूमेरिकल्स में कैसे सॉल्व करेंगे? वी विल यूज, बिकॉज टोटल चार्ज, हम चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर किसी भी बॉडी पर चार्ज है, फॉर एग्जांपल किसी भी बॉडी पर Q चार्ज है, तो वो इंटेग्रल मल्टीपल होगा किसका? इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट? और इंटेग्रल मल्टीपल होगा, दैट मीन्स n टाइम्स ऑफ E, ओके? सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी विल यूज, इसी को हम यूज करेंगे अगर क्वांटाइजेशन पर कोई भी न्यूमेरिकल आता है, ओके? सो चार्ज इज प्लस माइनस n टाइम्स ऑफ E, चार्ज ऑन एनी बॉडी, ओके? नाउ fifth property, that is charge is invariant with speed, charge is invariant with speed. Now what is the meaning of invariant? variant क्या होता है? variant means कि जब कोई बॉडी वेरी कर जाए, यानी कि चेंज कर जाए, बट इनवेरिएंट का मीनिंग हुआ जो चेंज ना करे, दैट मीन्स नो चेंज, ऑलराइट? यानी कि चार्ज में कोई भी चेंज नहीं आएगा, चार्ज विल नॉट चेंज विद स्पीड। सो क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी भी होती है जो चेंज कर जाती है विद स्पीड, स्पीड के साथ में? सो आंसर इज यस, ठीक है? अभी हम पढ़ेंगे मास के बारे में। नाउ इस प्रॉपर्टीज के बाद में हम देखेंगे कि चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है, मास भी एक प्रॉपर्टी है, तो चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है ये हम करेंगे, ओके? और मास जो है वो वेरी कर जाता है विद स्पीड, ओके? हम देखेंगे अभी कि कैसे वेरी कर जाता है, बट जो चार्ज है दैट इज इनवेरिएंट विद स्पीड। अब ये जो स्पीड है ये हम नॉर्मल स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में जो हम देखते हैं, दिस
स्पीड मीन्स वेरी हाई स्पीड, जब हमारी स्पीड यानी कि वेलोसिटी किसके अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो, c, c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में जब होंगी ना हमारी वेलोसिटीज, ठीक है। अब आपने क्लास 11th में काइनेमेटिक्स पढ़ी है, जितनी भी मोशन के बारे में पढ़ा है, तो वो सब जो मोशन है वो हमारा डे टू डे लाइफ का है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का है, राइट। बट यहाँ पर अब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो मैक्रोस्कोपिक नहीं है, ठीक है, हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, ठीक है। सो दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज बहुत हाई हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर सकते हैं, यानी कि जो स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट भी उनकी वेलोसिटी हो सकती है, और स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तो किसी की भी नहीं हो सकती, दिस इज मैक्सिमम, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तो हम अचीव कर ही नहीं सकते, ऑलराइट। तो द स्पीड विच वी आर टॉकिंग अबाउट इज बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर जाने पर भी चार्ज के अंदर कोई चेंज नहीं आता है, मास के अंदर चेंज आ जाता है, विच वी विल सी नाउ, ओके। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज अभी तक हमने जो पढ़ा। फर्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज स्केलर एंड एडिटिव, ऑलराइट। स्केलर क्वांटिटी है और एडिटिव है, यानी कि हम इसे ऐड कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल नंबर्स को ऐड करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को, वैसे हम इसे ऐड कर सकते हैं। सेकेंड इज पोलैरिटी ऑफ चार्ज, दो ही तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चार्ज इज कंजर्व्ड लाइक एनर्जी, ठीक है, एनर्जी इज कंजर्व, तो चार्ज इज ऑल्सो कंजर्व, चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, ऑलराइट। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, अब क्वांटाइज्ड में हमने देखा था अभी एक फॉर्मूला कि किसी भी बॉडी पर अगर चार्ज होगा दैट मीन्स Q, तो वो कितना होगा, प्लस माइनस n टाइम्स ऑफ E, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा छोटा चार्ज हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है। सो चार्ज विल बी प्लस माइनस NE, एंड लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज चार्ज इज इनवेरिएंट विद स्पीड, तो स्पीड के साथ में चार्ज वेरी नहीं करता है, चेंज नहीं होता है, ओके। सो नाउ वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सो सबसे पहला, चार्ज हमने देखा दो तरह का हो सकता है, चार्ज कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, राइट। बट हमने कभी मास नहीं सुना कि मास नेगेटिव हो सकता है, मास कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके। मास या तो होगा ही नहीं, दैट मीन्स जीरो, या फिर वो होगा तो पॉजिटिव होगा, तो मास कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता है, बट चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये पहला डिफरेंस हो गया। सेकेंड इज चार्ज कैन अट्रैक्ट एज वेल एज रिपेल ईच अदर, अगर हम दो चार्जेस को कंसिडर करते हैं तो हमने पढ़ा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपेल भी कर सकते हैं, राइट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो मासेस हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि दो मासेस जो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते हैं, दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। टू बॉडीज विद सम मास, अगर दोनों के पास कुछ मास है, विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, चाहे वो यूनिवर्स में कितनी भी दूर क्यों ना हो, वो हमेशा अट्रैक्ट ही करेंगे, रिपल्शन कभी भी नहीं होती है, ऑलराइट। बट चार्जेस अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं। एंड देन चार्जेस इनवेरिएंट विद मास, सॉरी विद स्पीड, जो भी हमने देखा चार्ज स्पीड के साथ में वेरी नहीं करता है, बट मासेस कैन वेरी विद स्पीड, मासेस चेंज कर जाते हैं विद स्पीड। सो दिस इज द फॉर्मूला, किस तरह से चेंज होगा, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। मास कितना होगा, m0 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहीं भी आपसे पूछा नहीं जाएगा, दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, ठीक है। ये सिर्फ ये जानने के लिए कि मास किस तरह से वेरी करेगा, तो हमारे पास एक प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्मूला है ये जानने के लिए कि अगर एक ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से जा रहा है, v स्पीड से, ठीक है, अगर ये वेलोसिटी बहुत हाई है, ठीक है, कंपेयर टू c, तो जो मास होगा उस बॉडी का, वो मास चेंज कर जाता है। अब वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, वो हम आइडिया लगा सकते हैं। अब कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी भी वेलोसिटी से जाए, वो वेलोसिटी लेस होगी देन स्पीड ऑफ लाइट, राइट, v विल बी लेस देन c, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तो नहीं हो सकता, तो दिस रेशियो v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर वो क्या होगी, 1 से छोटी होगी, राइट, 1 से ये नंबर कम होगा, और 1 में से हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट, तो ये कुछ 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर है ओवरऑल वो 1 से छोटा होगा। तो अगर डिनोमिनेटर इज लेस देन 1, तो मास क्या हो जाएगा, दिस नंबर विल m विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। हमने पढ़ा है कि अगर डिनोमिनेटर 1 से कम है, ठीक है, अगर 1 है तो डिनोमिनेटर
तो कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर डिनोमिनेटर 1 से ज़्यादा है तो ये डिक्रीज कर जाएगा, राइट, मास विल बी लेस। और अगर डिनोमिनेटर 1 से कम है तो मास विल बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये इस रेशो को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जब तक वो रेस्ट पर है, हम कह रहे हैं कि 1 kg है तो वो 1 kg है, बट अगर वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर दे तो उसका मास 1 kg से ज़्यादा होगा, ठीक है, वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में आ जाता है, बट दिस इज नॉट आवर पार्ट, तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी इफ okay, this is a question, if 10 to the power 9 electrons, this is second question, wait this is the first question, right? So how many electrons will be required to collect a charge of 1 coulomb, ठीक है। अब हमें ये तो पता लग गया कि उससे पहले 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, वो होता है 1.6, ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है, कूलम। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, तो ये बहुत ही कम है, 10 टू द पावर -19 आ गया है, ठीक है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया 1 के कंपैरिजन में, दिस इज़ वेरी वेरी लेस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम चार्ज होता है, ठीक है। सो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं चाहता हूँ 1 कूलम चार्ज कलेक्ट करना, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक बॉक्स है और इसमें मैं 1 कूलम चार्ज कलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन्स डालने पड़ेंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, ऐसा हम डालते रहेंगे। सो क्वेश्चन इज कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें डालने होंगे, हाउ मैनी, यानी कि n, लेट्स से कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें डालने पड़ेंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, उस n की वैल्यू क्या होगी, राइट। सो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर हम क्वांटाइजेशन को यूज करेंगे। क्वांटाइजेशन में क्या था कि चार्ज Q विल बी इक्वल टू प्लस माइनस n टाइम्स ऑफ E, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास कितना चार्ज हो, 1 कूलम, ये चार्ज हम 1 कूलम बनाना चाहते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर हम यूज कर लेंगे n, जो कि हमें निकालना है, एंड E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो हमें पता है ऑलरेडी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अगेन कूलम, राइट, ये ऐसा यूनिट में ही लिखा है, ठीक है। सो कूलम से कूलम तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, सेम यूनिट है, एंड दिस नंबर विल कम हेयर इन डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो हम क्या कह सकते हैं कि n की वैल्यू हो जाएगी, n विल बी 1 डिवाइडेड बाय दिस नंबर, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। आपको बस इस नंबर को सॉल्व करना है एंड हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। सो हम क्या करेंगे, 10 टू द पावर -19 को न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं, इट विल बिकम 10 टू द पावर +19, राइट, एंड डिनोमिनेटर विल बी अगेन 1.6, ये रह जाएगा, ठीक है। सो 1 अपॉन 1.6 इफ वी सॉल्व, आई गेस ये आता है 0.625, ओके, 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19, ओके। सो दिस इज आवर आंसर, ये हमें चाहिए होंगे, और आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम एक 10 यहाँ ले आए, सो इट विल बिकम 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19, ओके। सो दिस इज द नंबर, दिस इज आवर आंसर, ऑल राइट। तो हमने यहां पर यूज किया क्वांटाइजेशन को, ठीक है। तो इट इज वेरी सिंपल, हमारा क्वेश्चन सिर्फ यही था कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिक्वायर्ड टू कलेक्ट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। हम चाहते हैं कि जो चार्ज हो वो कितना हो जाए, 1 कूलम, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए होंगे। एक इलेक्ट्रॉन पर हम जानते हैं कितना चार्ज होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन से तो बात नहीं बनेगी बिकॉज दैट इज वेरी लेस, ठीक है। इनफैक्ट हमें 6.25 इंटू, अगर हम एक 10 को यहाँ ले आए तो दिस विल बी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 होगा ये, राइट, बिकॉज एक 10 हमने यहाँ दे दिया। सो करेक्ट आंसर विल बी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, यस। सो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए होंगे अगर हम 1 कूलम चार्ज को
कलेक्ट करना चाहते हैं. सो 1 कूलम इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज. ऐसा नहीं कि वन कूलम सुन के हमें लगता है कि वो बहुत थोड़ा सा चार्ज होगा, बट 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए भी हमें इतने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होंगे. 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो दैट इज अ ह्यूज नंबर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड न्यूमेरिकल ऑफ टूडेज लेक्चर, जो कि लास्ट न्यूमेरिकल होगा, एंड आगे के जो टॉपिक्स होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. So this is again from NCERT. If 10 to the power 9 electrons move out of a body, एक बॉडी से निकल कर जा रहे हैं 10 to the power 9 electrons, ठीक है, move out of a body to another body every second, यानी कि हर सेकेंड इतने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, टाइम के बारे में क्वेश्चन है. हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम. अगेन हमें टोटल चार्ज 1 कूलम ही चाहिए, ठीक है, बट दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट ऑन द अदर बॉडी. सो लेट्स से देयर आर 2 बॉडीज. ये एक बॉडी है जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करने हैं एक दूसरी बॉडी पर, ठीक है, जिसके पास कोई चार्ज नहीं है. लेट्स से बस ये न्यूट्रल है और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर 1 कूलम चार्ज हो जाए, ठीक है. 1 कूलम चार्ज हम यहाँ कलेक्ट करना चाहते हैं. नाउ एवरी सेकेंड, 1 सेकेंड में, ठीक है, हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर रहे हैं? 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यानी कि एक सेकेंड में हम 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर दे रहे हैं, ठीक है. बहुत ये बड़ा नंबर है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स को हम एक ही सेकेंड में मूव कर रहे हैं. तो हमें टोटल कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, ठीक है, कि इस बॉडी पर चार्ज हो जाए 1 कूलम, ठीक है. सो दिस इज आवर क्वेश्चन. अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमें पता है कि 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो हमें पता है. सो 1 सेकेंड में 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, राइट. अब हमें देखना है चार्ज कितना होगा ट्रांसफर, ठीक है. तो 10 to the power 9 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, एंड दैट इज सेम 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम. ओके, सो दिस इज द नंबर. 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है. सो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 to the power 9 और 10 to the power -19, ठीक है. तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. 1.6 इंटू 10 to the power -10, ओके. 9 और -19 क्या हो जाएगा? माइनस का 10 कूलम. सो एक सेकेंड में अब हम ये कह सकते हैं कि इतना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है. 1.6 इंटू 10 to the power -10 कूलम. अब हमें बनाना कितना चार्ज है? हमें चाहिए 1 कूलम चार्ज चाहिए. तो हमें देखना है कितनी सेकेंड्स रिक्वायर्ड होंगी. 1 सेकेंड में इतना चार्ज हो रहा है, ठीक है. सो टोटल चार्ज जो हमें चाहिए Q, वो हमें चाहिए 1 कूलम. ऑलराइट. अब एक सेकेंड में जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो है 1.6 इंटू 10 to the power -10, ओके. 1.6 इंटू 10 to the power -10 कूलम, ओके, पर सेकेंड. मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, इतना कूलम पर सेकेंड चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, कूलम पर सेकेंड, राइट. और हमें चाहिए, लेट्स से हम मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ सेकेंड्स, ठीक है. ये क्या है? अगेन सेकेंड्स. सो n नंबर ऑफ सेकेंड्स में, क्योंकि पर सेकेंड इतना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो टोटल चार्ज 1 कूलम हो जाएगा, ठीक है. सो सेकेंड से सेकेंड अगेन कैंसल, ठीक है. सो n हमारा कैलकुलेट हो जाएगा कि n नंबर ऑफ कितनी सेकेंड्स होंगी. 1.6 इंटू कूलम से कूलम क्या है. सो हमें बेसिकली n कैलकुलेट करना है. हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं. 1.6 इंटू 10 to the power -10, ये नंबर हम कहाँ ले आएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर पे, राइट. ये यहाँ आ जाएगा. n हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो व्हाट विल बी n? n विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 to the power -10, ओके. 1.6 इंटू 10 to the power -10. ये n हमने माना क्या था? n हमने माना थी नंबर ऑफ सेकेंड्स. कितनी नंबर ऑफ सेकेंड्स, ठीक है. सो यही नंबर हमें कैलकुलेट करना है. 10 to the power -10 अगेन ऊपर, तो वो बन जाएगा पॉजिटिव, पावर हो जाएगी पॉजिटिव. नीचे रह गया 1.6,
ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 अगेन आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.625 आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर 10, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया n, यानी कि इतनी नंबर ऑफ सेकेंड्स, ये क्या है एक्चुअल में सेकेंड्स हैं, ठीक है, सो दीज आर सेकेंड्स, सो इतनी नंबर ऑफ सेकेंड्स हमें लगेंगी टू ट्रांसफर चार्ज, मतलब हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफर कर रहे हैं चार्ज 10 टू द पावर 9 कूलम, सॉरी 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स हर सेकेंड में हम इतने इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं ट्रांसफर, हम 1 मिनट का भी वहाँ पर रेस्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है, सो जो टोटल टाइम अगर आप इसे आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे मिनट्स, मिनट्स को करेंगे देन आवर्स, ठीक है, और फिर आवर्स से डेज और डेज को हम ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, ओके, सो ये कन्वर्जन करना है, गिवन है, मतलब मिनट्स में करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 60 से, फिर आवर्स, ठीक है, अगेन 60, देन डेज के लिए 24 एंड देन ईयर के लिए 365, वो डिवाइड करने के बाद में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो टोटल टाइम हमारा आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 198 ईयर्स, सो लगभग 200 साल। सो दिस सीम्स टू बी वेरी सिंपल, हमें लगता है कि बहुत, हम इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड में ट्रांसफर कर रहे हैं तो बहुत जल्दी 1 कूलम चार्ज बन ही जाएगा यहाँ पर, लेकिन 1 कूलम चार्ज वो बहुत बड़ा चार्ज है, ठीक है, 1 कूलम चार्ज कलेक्ट करने के लिए हमें, और हमारी स्पीड भी कम नहीं है, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स हम हर सेकंड में शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, इवन देन टाइम इज 198 ईयर्स, इतना टाइम लग जाएगा जब हम नॉन स्टॉप हर सेकंड में इतना चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं तो, राइट, सो 1 कूलम is a huge amount of charge. So with that our first lecture is complete. I hope you like the video. So thank you for today's